हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी 1980 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 40 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा और अपने कस्टमर्स के साथ में भी उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ये कंपनी सेल करने का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास में जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक की शॉप होती है, जहाँ पे मोबाइल भी मिलता है, फिर डेफिनेटली मोबाइल कवर्स हो गया, फिर उसके अलावा लैपटॉप वगैरह भी हो गया, फिर टीवी हो गया, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के अप्लायंसेज होते हैं, वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर हमें ये कंपनी नजर आती है, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो। और अगर हम जहाँ पे कंपनी का मेन फोकस हमें नजर आता है, जैसे कि अगर आप देखोगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कंपनी के हमें स्टोर्स नजर आते हैं, तो वहाँ पे कंपनी एक हाईएस्ट, वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें नजर आता है। यानी कि वहाँ पे कंपनी एक लार्जेस्ट प्लेयर है। अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिटेल के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई अर्न कर रहा है साउथ इंडिया के अंदर, तो वो ये कंपनी कर रही है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 17% CAGR से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। अगर हम 2016 से 2021 तक के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो, और जिसमें से अगर आप देखोगे 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, वहाँ पे हमने कोविड देखा है और वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे 1920 के कंपेरिजन में हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये उसके बाद में भी अगर ये नंबर अराउंड 18% CAGR पे अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के नंबर है, क्योंकि आने वाली स्लाइड में मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसके लिए अभी हम इसे अवॉइड करेंगे। अगर हम कंपनी के स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 अगस्त तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी के टोटल 112 स्टोर्स हैं, और जो कि अगर आप देखोगे अराउंड 36 सिटीज़ के अंदर हमें कंपनी के स्टोर्स नजर आते हैं। और अगर हम टोटल बिजनेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 1.12 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में हमें यहाँ पे ये कंपनी का टोटल जो है, कंपनी के टोटल स्टोर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, लगभग अगर आप देखोगे 112 स्टोर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं और लगभग 4,500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक जो कंपनी के स्टोर है, वहाँ से लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को अर्न होता है पूरे साल में ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो देखिए, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कंपनी के नंबर से धीरे धीरे हमें स्टोर्स के नंबर और इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी डेफिनेटली हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बहुत सारे यहाँ पे जो कंपनी के स्टोर्स है वो हमें यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे कंपनी के नजर आते हैं। और करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अगर हम टोटल स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी के स्टोर्स है, तो वहाँ पे टोटली कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो ये देखिए, कंपनी के 6000 SKUs हमें नजर आते हैं। 6000 SKUs का मतलब ये होता है कि 6000 अलग अलग वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंसेज हैं वो कंपनी के वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है अभी करंटली अगर आप देखोगे ओनरशिप मॉडल पे भी ये कंपनी काम करती है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली स्टोर वगैरह होते हैं तो उसे कंपनी खरीदती भी है, और उसके अलावा लीज रेंटल मॉडल के ऊपर भी ये कंपनी काम करती है। यानी कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे रेंट पे लेके फिर उसे वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पर वो बिजनेस करती है और टाइम टू टाइम वहाँ पे रेंट पे करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, अभी कंपनी के करंटली अगर आप देखोगे 112 स्टोर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं, इसमें से 11 स्टोर्स कंपनी के खुद के हैं। यानी कि जो 11 स्टोर्स कंपनी के हैं वहाँ पे कंपनी को कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो 93 स्टोर्स है कंपनी के, वो यहाँ पे कंपनी लीज रेंटल मॉडल पे कंपनी के ये स्टोर चलते हैं। यानी कि वहाँ पे टाइम टू टाइम कंपनी को रेंट पे करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर किसी महीने में अगर वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस नहीं होता है और वहाँ पर अगर आपको रेंट पे करना है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो यानी कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये एक फिक्स कॉस्ट कंपनी की हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो बाकी के 8 स्टोर्स है, तो उसमें से कुछ कंपनी के खुद के स्टोर्स है और खुद कंपनी ने वहाँ पे लीज किए हुए हैं। यानी कि आधा कंपनी ने खरीदा हुआ है और आधा कंपनी ने वहाँ पे लीज पे ले रखा है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बिजनेस वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है, और मेरे ख्याल से आपको रेंट पे ही लेना चाहिए। अगर सपोज आपको लगता है कि कोई आपका स्टोर वगैरह है वो अच्छे से अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर उस एरिया में अगर ज़्यादा डिमांड अगर आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर आप वो स्टोर को क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद का अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको उसे सेल करना पड़ेगा, या फिर अगर वो सेल नहीं होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका वो एस्टेट यूं ही पड़ा रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लीज रेंटल मॉडल वाले काफ़ी ज़्यादा फोकस हमें यहाँ पे नजर आना चाहिए। और वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो नॉर्मली रेंट वगैरह रहेगा, और जिस तरीके से डिमांड वगैरह है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे रेंट रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे
देखिए भले ही अभी बीच में कोविड आया था, लेकिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने फिर भी अपने ग्रोथ की कोशिश यहाँ पे नहीं रोकी है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगातार नए नए स्टोर्स यहाँ पे कंपनी ने ओपन किए हैं। ये देखिए जब से ये कोविड की सेकंड वेव आई थी तब से लेके अगर हम अभी तक बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने 4 स्टोर्स आंध्र प्रदेश में ओपन किए हैं। अगर हम तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने 8 स्टोर ओपन किए हैं और एनसीआर रीजन के अंदर भी कंपनी ने 8 स्टोर ओपन किए हैं। डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग 1.5 साल का पीरियड हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और वहाँ पर भी कंपनी ने लगभग 20 स्टोर ओपन किए। और वहाँ पर अगर आप देखोगे जिसमें कोविड की सेकंड वेव भी आई है, बीच में ओमिक्रॉन वाली प्रॉब्लम भी आई है, और वहाँ पर भी अगर कंपनी डेफिनेटली इतना अच्छे से ग्रो कर रही है, तो अगर आप अभी देखोगे जब इतनी अच्छी इकोनॉमी में हमें नॉर्मलसी आती हुई नजर आ रही है, इतनी अच्छी रिकवरी हमें इकोनॉमी में आती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे ये काफी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी का मेन फोकस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें कंपनी का नजर आता है। कंपनी का ये मानना है कि ये जो दो स्टेट है वहाँ पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी हो चुकी है और वहाँ पर ही कंपनी को और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे नजर आती है। तो आने वाले कंपनी में आने वाले 1-1.5 साल में कंपनी का मेन फोकस इन 2 स्टेट पे ही रहने वाला है। और वहाँ पे अगर जब कंपनी को लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है और इसके बाद में हमें अलग स्टेट में भी जाना चाहिए, तो फिर वहाँ पे कंपनी अलग स्टेट में जाने का ये कंपनी काम करेगी। तो ये जो पूरा पैरा यहाँ पे दिया हुआ है ये उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे ये पैरा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम 3 एरियाज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ से कंपनी को मेन रेवेन्यू के नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल एरिया यहाँ पे हमें नजर आता है, यानी कि जो नॉर्मली कंपनी के स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करती है, तो हमें यहाँ पे रिटेल में नजर आता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे अराउंड 90-95% की जो कंपनी के रेवेन्यू है वो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी से ही आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो होलसेल सेगमेंट में भी ये कंपनी का काम हमें नजर आता है, यानी कि ये जो कंपनी के रिटेल स्टोर्स है उसके अलावा जो अलग अलग रिटेल स्टोर्स और होते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वहाँ पे ये होलसेल वाला एरिया भी अगर आप देखोगे, यानी कि जो दूसरे जो रिटेलर्स है तो अगर वो छोटे रिटेलर्स है तो उन्हें डायरेक्ट अगर आप देखोगे सैमसंग से प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, लेकिन ये कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मार्केट हमें नजर आता है, इनके इतने बड़े स्टोर्स वगैरह, इनके पास में पैसा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये एक अच्छा खासा बल्क में वहाँ पे क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। अगर हम अभी देखेंगे तो अभी कंपनी के टोटल स्टोर्स पे अगर आप देखोगे अराउंड 70 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स अभी कंपनी के वहाँ पे मिल जाते हैं और अराउंड 15 साल से भी ज़्यादा की लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप वहाँ पे कंपनी की बनी हुई है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे भी उनका रिलेशनशिप यहाँ पे उन कंपनी के साथ में रहने वाला है। और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सैमसंग हो या फिर अलग अलग रियलमी कंपनीज हो, तो उनसे इन कंपनीज को अवार्ड भी मिला है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी सेलिंग वगैरह की है। उनकी तरफ से डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो तो वहाँ पे ये जो बड़ी कंपनीज होती है तो वहाँ पर आप अपनी डील्स को नेगोशिएट भी कर सकते हो। और अगर आपको डेफिनेटली जो अलग रिटेलर्स है जो दूसरे रिटेलर्स हैं अगर उनके कंपैरिजन में अगर आपको कम प्राइस प्रोडक्ट अगर मिल रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप अपने कस्टमर को भी लोअर प्राइस पे दे सकते हो और वहाँ पे डेफिनेटली वो फिर वो जो कस्टमर है वो आपके पास ही आएगा, वो आपके दूसरे आपके पास में जो दूसरे कंपटीटर्स है वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली एक तरीके से बड़ा मार्केट क्रिएट करना और अगर आपके एरिया में अगर आप ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पे मेन अगर आप देखोगे मेन अप्लायंसेज यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में नजर आते हैं। एक अगर आप देखोगे लार्ज अप्लायंसेज जिसमें अगर आप देखोगे एयर कंडीशनर आता है, टेलीविजन आता है, रेफ्रिजरेटर्स आता है और वॉशिंग मशीन आती है। तो देखिए आप तो बोलोगे कि यार ये जो सारे प्रोडक्ट्स है मैं तो आजकल अमेजॉन से मंगाता हूँ, फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ। तो देखिए डेफिनेटली ये सारी जो भी अप्लायंसेज है ये आजकल हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं और वहाँ पे हमें ऑफर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन देखिए जब AC की बात आती है, जब रेफ्रिजरेटर्स की बात आती है, यानी कि फ्रिज की बात आती है, तो हम डेफिनेटली हम इसे ऑफलाइन मोड में हम इसे लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एट द एंड अगर आप देखोगे हमें आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पे चाहिए होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे मोस्टली अगर आप देखोगे 50 से 55% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ से आते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मेन फोकस हमें कंपनी का यहाँ पे लार्ज अप्लायंसेज में ही नजर आता है। और आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि जो मोबाइल्स होते हैं और जो लैपटॉप्स होते हैं इनके कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का ज्यादा मार्जिन रहता है। ये बात आपको समझनी चाहिए क्योंकि अगर मोबाइल्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी अगर हम मोबाइल्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे, टैबलेट्स हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गया, वहाँ से कंपनी को अगर आप देखोगे अराउंड 30-35% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स वहाँ से आते हैं। और उसके अलावा स्मॉल अप्लायंसेज की अगर आप बात करोगे यानी कि जो प्रिंटर्स हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, हेडफोन्स हो गए, तो इससे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी को सिर्फ 15% के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स ही कंपनी के यहाँ से आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे मेन फोकस अगर आप देखोगे तो मोबाइल एरिया और लार्ज अप्लायंसेज जहाँ से अराउंड 80-85% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आते हैं, तो यही फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। और ये हार्डली अगर आप देखोगे इसमें ज़्यादा मार्जिन वगैरह रहता भी नहीं है। बाकी अगर प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे ये जो केबल्स वगैरह, स्क्रीन गार्ड वगैरह, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें नजर आता है और इसके लिए कस्टमर आपके पास में आता भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा एक तरीके से डिस्काउंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मोबाइल ले रहे हो, अगर आप लार्ज अप्लायंसेज ले रहे हो
एसी वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छी जगह से आपको प्रोडक्ट लेना है, वहीं से आप वहाँ पे डेफिनेटली उस पॉइंट से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 500 करोड़ कंपनी का आईपीओ से मिलने वाले हैं, जिसमें से 111 करोड़ जो है वो कंपनी यहाँ पे जो नए स्टोर्स ओपन करने के लिए यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। इसमें अगर आप देखोगे ये जो ईयर चल रहा है वहाँ पे 23 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है। उसके बाद में जो आने वाला ईयर है वहाँ पे 46 करोड़ ये कंपनी यूज करेगी और 41 करोड़ उसके अगले साल ये कंपनी हमें यूज करती हुई नजर आएगी। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और जिसमें मेनली अगर आप देखोगे 220 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। इसमें से 100 करोड़ कंपनी इसी साल यूज करने वाली है और उसके अगले साल यहाँ पे कंपनी 120 करोड़ रुपए यूज करने वाली है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 55 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी अपने डेट को रीपे करने के लिए यूज करने वाली है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो अभी करंटली कंपनी की अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.75 का डेट टू इक्विटी हमें कंपनी का नजर आता है। ये 500 करोड़ रुपए जो कंपनी रेज कर रही है, तो उसके बाद में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी है वो अराउंड 0.36 पे आ जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो बिजनेस है यहाँ पे कैश का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, ये बिजनेस आप बिना डेट के नहीं चला सकते। यहाँ पे शॉर्ट टर्म वॉरिंग्स वगैरह काफी ज्यादा रहती है, आपको ओडी वगैरह लेना ही पड़ता है बैंक से। तो डेफिनेटली देखा जाए तो 0.36 ये काफी अच्छा हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2800 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर अभी लगभग अगर आप देखोगे 4400 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, और 2021 में तो हमने कोविड देखा था, लेकिन जब इकोनॉमी में रिकवरी आई है 21-22 में तो वहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल नजर आते हैं। अगर हम इनकम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 77 से नंबर 81 पे हुआ था, और उसके बाद में भले ये नंबर कम हुआ था, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 5 से 6 महीने के लॉकडाउन हमने देखे, तो पर्टिकुलरली हमें ये ईयर इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 104 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल कमाया है, जो कि ये नंबर हमें काफी फिनोमिनल नजर आता है। अगर हम रेवेन्यू के अगर हम 2023 के अगर हम एक क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे 40 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी ने अगर एक क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, अगर इसको अगर हम एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम करते हैं तो लगभग 150 से 160 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल में हो सकता है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे अराउंड 40-45% के ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअली में अगर आप देखोगे ये समर सीजन वाला क्वार्टर था, वहाँ पे डेफिनेटली जो सेल्स वगैरह होती है वो ज़्यादा होती है, और उसके बाद में अगर आप देखोगे अभी ये जो दिवाली वाला क्वार्टर भी स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से लेके, तो वहाँ पे भी कंपनी के नंबर्स हमें काफी अच्छे नजर आएंगे। और अभी करंटली नवरात्रि चल रही है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक अच्छे टाइम पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो पवन कुमार बजाज और करण बजाज हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 के बेसिस पे 3.46 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है, तो उसके बेसिस पे 17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे 17% पे हमें ये नंबर नजर आता है, और अराउंड 19 रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू का नंबर नजर आता है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर कंपनी नए नए स्टोर्स वगैरह ओपन करेगी, वहाँ पे नए नए और अगर प्रोडक्ट वगैरह लेगी, तो डेफिनेटली ये भी वैल्यूएशन पैरामीटर में अच्छा नजर आता है। और 19 के बेसिस पे अगर आप देखोगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी के काफी अंडर कंट्रोल नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको डेट टू इक्विटी का नंबर यहाँ पे अराउंड 1 का नजर आएगा, जो कि 2022 के एंड पे था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे अगस्त तक कंपनी ने अपने डेट को नंबर को कम किया है, और वहाँ पे 0.75 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर आया है, और उसके बेसिस पे भी कंपनी 500 करोड़ रेस कर रही है, तो वहाँ पे इक्विटी का नंबर बढ़ जाएगा और वहाँ पे 0.36 पे कंपनी का डेट टू इक्विटी आ जाएगा। वैल्यूएशन वाइज चीजें मुझे नॉर्मली यहाँ पे लगती है, और वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे लुक्रेटिव नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 59 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और 500 करोड़ का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल फ्रेश इशू नजर आता है। इसमें से अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि 175 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 254 शेयर जहाँ पे आपको एक लॉट में अप्लाई करने पड़ेंगे, और जहाँ पे 14,986 रुपीज़ आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 13 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 14 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 17 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक हफ्ते दिवाली से पहले हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
तो देखिए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,986 रुपीज लगेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हार्डली अराउंड 1,94,000 रुपीज के लगभग लगेंगे। देखिए अगर HNI कोटा में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे लगा सकते हैं और जिसके लिए आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगेगी, 2 लाख से 10 लाख की स्मॉल HNI और 10 लाख से ऊपर की वहाँ पे बिग HNI की एप्लीकेशन लगेगी। तो एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने प्राइसिंग रखी है मेरे ख्याल से तो डिमांड यहाँ पे इस आईपीओ के लिए काफी फिनोमिनल रहेगी। और आईपीओ के वैल्यूएशन वगैरह की अगर हम बात करेंगे, वैल्यूएशन वगैरह काफी फिनोमिनल है और पूरे अगर हम कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और मेनली अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में जो थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है वहाँ पे कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए वहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन काफी अच्छे रखे ताकि कंपनी को इजीली कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ पे डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर आप देखोगे लगभग दिवाली के लगभग इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और तब तक अगर आप देखोगे मार्केट में कोई ज़्यादा करेक्शंस वगैरह अगर हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि लगभग वहाँ पे 15 से 20% के मिनिमम लिस्टिंग हमें देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ जाती है फिर से अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करेंगे फिर से निफ्टी के लेवल्स हमें लगभग 18,000 के लगभग देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि 40 से 50% की लिस्टिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि आईपीओ का साइज इतना अच्छा हमें नजर नहीं आता है। दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के आईपीओ की डिटेल एनालिसिस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।